अब मैं एनवायरमेंटलिस्ट अनिल सूद के पास आती हूँ। समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आपका स्वागत है। मैं आऊंगी आपके पास। मैं अनिल जी के पास जाना चाह रही हूँ। 176 आउट ऑफ 177 ये जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग है सर, इसमें आप देखकर क्या कहेंगे? जो बात प्रशांत भूषण ने कही कि मोदी एंड अदानी हैव रेप्ड द एनवायरमेंट, ये नंबर्स क्या कहते हैं अपने आप में आपके हिसाब से? जी, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर 200 में से अगर हम 200वें नंबर पे 200 तक ये काउंट चला जाए तो हम 200 नंबर पे भी पहुंच सकते हैं। हमने इतनी बेदर्दी से एनवायरनमेंट लॉज को डाइल्यूट होते नहीं देखा, इतनी बेदर्दी से हमने पहाड़ कटते नहीं देखे, इतनी बेदर्दी से हमने इतने करप्ट सिस्टम से हमने सड़कें चौड़ी होती नहीं देखी, जहां के सड़कें चौड़ी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अब हिमाचल में भी, मैं हिल से हूँ, हिमाचल में पला बड़ा हूँ, हमने इतने लैंडस्लाइड कभी नहीं देखे। बचपन सारा हमारा पहाड़ों में बीता है। 2 लेन की सड़क होती थी, हमने कभी रोड ब्लॉक नहीं देखे। इन्होंने जो डिफेंस स्ट्रेटेजी लगा के कि जी हमें ये डिफेंस के लिए चाहिए, इनसे कोई पूछे कि आज की लड़ाई क्या आर्टिलरी की है? आज की लड़ाई तो ड्रोन्स और मिसाइल्स की है। तो मिसाइल्स और ड्रोन तो तुम कहीं से भी चला सकते हो, तुम्हें सड़क चौड़ी करने की क्या जरूरत है? कोयला, आपका क्लोरोफिक वैल्यू आपके कोल की बहुत कम है, तो आप जो कोयला हिंदुस्तान से माइन करते हो, वो इसकी क्लोरोफिक वैल्यू कम होने की वजह से इतना एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। क्या जापान माइनिंग नहीं कर सकता? जापान क्यों बाहर से मंगवाता है? क्या जापान आयरन और बाहर से मंगवा के फाइनल प्रोडक्ट बेचता है ना? जापान माइनिंग में, क्योंकि एक नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट है उनके दिमाग में। नेशन इज द फर्स्ट। मैं तो कई बार अक्सर लिखता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सीसी को कि आपका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कैश कलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि जितनी भी मैंने पब्लिक हियरिंग आज तक अटेंड करी है, पब्लिक इनके रडार पे नहीं है। पब्लिक इज नॉट द स्टेक होल्डर। ऑल पब्लिक हियरिंग्स आर फार्स। ये मेरा पिछले 25 साल का तजुर्बा तो यही है। और जहां भी इनकन्वीनियंट कोई ऑफिसर बाय चांस ऑनेस्ट ऑफिसर आ जाता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, ये नहीं चल सकता, वो ऑफिसर ईज आउट कर दिया जाता है। ये भी हमने होते हुए दिल्ली में देखा है। तो मतलब आप ये देखो कि हम किसके लिए ये विकास कर रहे हैं, सो कॉल्ड विकास। ये विकास नहीं है, ये विनाश की दौड़ है। और मोदी जी तो चले जाएंगे, हम भी आज से पता नहीं कितनी देर है, ये जनरेशन हमारी कितनी देर चलेगी। तो मतलब आप आने वाली जनरेशन को किस तरह का भारत देना चाहते हो? क्या आप स्टार ट्रैक वाले टेढ़ी आंखों वाले करेक्टर देना चाहते हो हिंदुस्तान में? टेढ़े मुंह वाले करेक्टर देना चाहते हो? किसकी सांसों को आप मार रहे हो? आप तो चले जाओगे, आने वाली जनरेशन का क्या होगा? मैं हैरान हुआ 2014 में, मेरे को बहुत से रिपोर्टर्स ने ये कहा, सर आज के बाद आपके इश्यूज हम किसी भी टीवी चैनल पे नहीं चला सकते। मैंने कहा वेरी गुड, बिकॉज आई न्यू कि जब टेलीविजन चैनल सारे बिजनेस हाउसेस के हो गए तो बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट तो कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं बोलेगा। एविएशन जो सबसे बड़ा, जिसको ये कहते हैं हमने इतने हवाई अड्डे बना दिए, ये नहीं बताते कितने बंद हो गए, ये नहीं बताते कि उसमें कितने हवाई अड्डे जो हैं उनका नुकसान क्या, ये कोई नहीं बताता। आप ये शोर मचाते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बना दिए। जिस दिन मैं पहली बार एक्सप्रेस वे खुलने के बाद 1 महीने बाद गया था उस एक्सप्रेस वे पे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, स्टीयरिंग वॉबल कर रहा था। मैंने कहा ये एक्सप्रेस वे एक बरसात नहीं झेल पाएगा। वही हुआ। तो कुल मिला के हमारी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, वो एक्चुअली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी नहीं है। उनका काम ही है कि फॉरेस्ट को कैसे लिक्विडेट करना है, कैसे लकड़ी का फायदा पहुंचाना है ब्यूरोक्रेट्स को। क्योंकि देखो, जैसे अंडमान में कहते हैं जी 10 लाख पेड़ कटेंगे। अरे 10 लाख नहीं, 10 लाख तो एक पर्टिकुलर गिर्द के पेड़ कटेंगे। उससे जो छोटी गिर्द है उसके पेड़ कितने हैं, वो किस गिनती में आएंगे? दिल्ली में आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। द्वारका एक्सप्रेस वे के मेरे ही केस में NHAI को 91,000 पेड़ लगाने थे 2020 में।
आज तक दिल्ली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि उन्होंने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। आप सोचो 6 साल पहले जो पेड़ लगा होता, वो आज एनवायरनमेंट को उसकी क्या वैल्यू थी, सांसों के पे उसके ऊपर क्या असर था, गर्मी के ऊपर क्या असर होता। आपने पहाड़ों का आज चले जाइए, मैंने कभी हिल्स में लू चलती नहीं देखी। अप्रैल में मैंने धर्मशाला में लू चलती हुई देखी है। पहाड़ों में हमने एसी नहीं देखे कभी, अब पहाड़ों में एसी मैंडेटरी हो गए हैं। पुराने घरों में पंखों के हुक नहीं होते थे। क्यों? हम किस तरफ जा रहे हैं? नेट जीरो कहते हैं जी, हम 2030 तक नेट जीरो जाएंगे। नेट जीरो नहीं, ये गलती से इन्होंने ओ की जगह ई लगा दिया है। दे आर प्लानिंग नॉट जीरो, दे आर नॉट प्लानिंग नेट जीरो। तो कुल मिला के सारी मायोपिक पॉलिसीज हैं। बिजनेस हाउसेस को फायदा, चंद गिने चुने, अडानी का नाम तो फोर फ्रंट में है, बाकी भी है। अब आप जाके देख लीजिए, जैसे ही वो जजमेंट आई थी अरावली की, तो मैंने छूटते ही कहा था कि अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो 90% पहाड़ तो इस जजमेंट के हिसाब से गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी की भी हाइट जो है 300 मीटर से ऊपर नहीं, 100 मीटर से ऊपर नहीं है। तो कुल मिला के जब हम मायोपिक व्यू लेते हैं, हमारी कोर्स की भी उतनी कंट्रीब्यूशन है, चाहे जितने मर्जी सेटल्ड लॉ हो। हमने सेटल लॉ नहीं फॉलो करना है। हमने जो एफिडेविट ब्यूरोक्रेट ने फाइल कर दिया, जितना मर्जी झूठा हो, दैट इज द गॉस्पेल ट्रूथ। तो कुल मिला के हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि ऑस्ट्रिच की तरह सिर दबा लिया सैंड में, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो सारे ये ऑस्ट्रिच बने बैठे हैं। मेरे को एक पर्टिकुलर केस में सुजेशन आया कि आप ये केस छोड़ दो, हम आपको ना बहुत सारा बेनिफिट दिलाएंगे। मैंने कहा मेरे को आप ये बताइए, वन ऑफ द की फंक्शनरीज इन वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो मैंने कहा जी आप ये बताओ, आप ये किसके कहने पे मेरे को ऑफर दे रहे हो? तो मतलब कुल मिला के हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर ये 5 साल और रह गए तो आपको ऑक्सीजन पानी की तरह खरीदनी पड़ेगी। That's a very strong statement. आप कह रहे हैं कि अगर ये 5 साल और रह गए तो पानी की तरह आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? ये अवार्ड, पहला अवार्ड जो मिला है, ये पहले रिसिपिएंट और लोन रिसिपिएंट है, आगे भी किसी को नहीं मिलेगा। और ये जो चर्चा को मैं एक छोटा सा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा, इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल टेररिज्म। राइट। एनवायरमेंट में और लाइफ में रीटेक कभी नहीं होता। एक बार एनवायरमेंटल डैमेज हो गया, इट कैन नॉट बी रीमेड। एक बार लाइफ चली गई तो बंदा रिवाइव नहीं हो सकता। हम उस स्टेज पे आ चुके हैं और हमारे ऊपर एनवायरमेंटल टेररिज्म छोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये चीज समझने की जरूरत है। लोगों को राजनीति में ही हमेशा दिलचस्पी होती है, लेकिन मैंने यहाँ जानबूझकर ये टॉपिक उठाया क्योंकि मुझे लगा कि ये सीरियस मुद्दा है जिस पर की बात करनी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, समझें और पढ़ने की कोशिश करें कि आखिर ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है एनवायरनमेंट का, ये कितना जरूरी है हमारे लिए और भारत को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। सारी नीतियां फेल, सिर्फ कैपिटलिस्ट को खुश करना। मोदी जी 12 साल से यही कर रहे हैं और आज इसीलिए हमारे जंगलों का, पानी की क्वालिटी का, हवा की क्वालिटी का इतना बेहुदा हाल इस समय इसीलिए है। लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो आपको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा या जेल में बंद कर दिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो इस रिपोर्ट को ही डिसमिस कर दिया जाएगा। तो मुझे ताजुब नहीं कि अगर दोपहर होते होते सरकार की तरफ से खंडन भी आ जाए कि अरे दिस इज अ ट्रैश रिपोर्ट, हमारे बेंचमार्क्स डिफरेंट हैं, ये लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आएंगी। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप